मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट, आप किस तरह से पेमेंट्स कर सकते हो, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप पैसा पे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर लिया, अभी हम बात करते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक डिमांड हम बना सकते हैं कि सर इसको मान लेते हैं मुझे कोई पैसा देना है एलेक्स को, फॉर एग्जांपल आई हैव टू पे मनी टू एलेक्स। एलेक्स से मैंने कुछ ख़रीदा है, मान लेते हैं कि मैंने क्या ख़रीदा है, एलेक्स से मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा है। ठीक, आई हैव बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम एलेक्स। अब मैंने क्या किया, एलेक्स को कैश नहीं दिया, एलेक्स को चेक दे दिया। ठीक है, एलेक्स को चेक दे दिया मैंने कि भाई ये जो चेक है वो 10 तारीख का इसका ड्यू डेट है, 10 जुलाई है ना, 10 जुलाई 2022 सॉरी। तो ये जो चेक है अगर एलेक्स 10 तारीख से पहले पहले जाएगा बैंक में, तो बैंक इस चेक को जमा कर लेगा और मेरे अकाउंट से उतने पैसे दे देगा एलेक्स को। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम एक डिमांड क्रिएट करते हैं बैंक से कि भैया मेरे अकाउंट से पैसा इसको दे दो जिसका मैंने नाम मेंशन किया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुझे डेट मेंशन करनी पड़ती है, मान लेते हैं मुझे 10 जुलाई को पैसा देना है, 10 जुलाई 2022। ठीक है, कब से कब तक ये वैलिड है, मतलब किस दिन दिया गया है, 10 जुलाई से दिया है, मान लेते चलो 10 जुलाई को दे दिया, डेट क्या काटें, और मुझे ये पैसा मैंने इसको बोला कि भाई 1 महीने में यानी कि 10 अगस्त को तक आप इस पैसे को निकाल लेना। ठीक है, चलो अकाउंट का पेई कौन है, मनोज कुमार। ठीक, कितने रुपए पे करना है, 10,000। लैपटॉप 10,000 का, ठीक है एग्जांपल मान लेते हैं 10,000। ठीक है, यस। अब यहाँ डॉलर लिखा है, आप रुपीज़ में कन्वर्ट, आपके पास जो चेक होगा वो रुपीज़ में आएगा, तो 10,000 वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए, ये क्या है भैया, ये आपका चेक नंबर है, ब्रांच शॉर्ट कोड है, और ये अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक है, और ये चेक नंबर बेसिकली सेम नंबर रहता है, इतना काट के आपको दे दिया जाएगा और इतना पैसा ये रख लिया जाएगा बैंक में, इस पर स्टैम्प लगा के दे दिया जाएगा और इस एज अ रिसिप्ट। देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसा ये बना हुआ है डिसेक्शन करने के लिए, काटने के लिए। और इस पूरे चेक पे ना एक ये जो कोड नंबर लिखा हुआ है, ये MICR यानी कि MICR नंबर भी बोलते हैं इसे, और ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है इसे एक स्पेशल इंक से बनाया जाता है इस नंबर को, जिसको रीड करके ये पता लगाया जा सके कि ये असली चेक है या नहीं। अच्छा, अगर मान लेते हैं मनोज, हो सकता है कि ये ना चेक किसी और को दे दे मनोज, मान लेते हैं मनोज थोड़ा चालाक है, वो बोल रहा है कि ठीक है यार ये पैसा तो मुझे बाद में मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, एलेक्स ने मुझे ये पैसा दिया है, मैं ऐसा करता हूँ सुरेश को दे देता हूँ, सुरेश को, सुरेश भाई तुम जाना बैंक से पैसा निकाल लेना। ठीक, ऐसा मनोज कर सकता है ना, मेरे ब्याह पे चेक तुम ले जाओ यार। लेकिन अगर मैंने इस चेक को क्रॉस कर दिया, क्रॉस कैसे करते हैं, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। कैसे क्रॉस करते हैं, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, और इसके अंदर लिख दूंगा अकाउंट पेई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, मनोज के। ठीक है, क्लियर। और भी डिटेल फिल करनी होती है तो वो यहाँ पे नहीं दे रखी कि किस में होगा, अकाउंट डिटेल वगैरह रहती है इसके अंदर और। ठीक है, क्लियर। तो अकाउंट में ही पैसा जाएगा, उसको अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, तभी पैसा चेक का उस पर ट्रांसफ़र होगा, वरना पैसा नहीं जाएगा। तो अब ये मनोज फंस गया। क्या मनोज सुरेश को ये चेक दे सकता है कि तुम निकलवा लेना मेरे बिहाफ पे? नहीं दे सकता ना। तो जब हम चेक क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैंक को। अगर मुझे बैंक बोलता है ना कैंसल्ड चेक लेकर आओ, तो कैंसल्ड चेक का मतलब होता है कि बीच में 2 पैरेलल लाइन खींच दो कहीं पे भी और उस पर लिख दो कैंसल्ड। तो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन चला गया कि ये चेक कैंसल्ड चेक है। ठीक, इस तरह से चेक क्या है, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज करने के लिए नोट दिया गया है, एक हमने डिमांड करी है बैंक से कि ये पैसा दे दो। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ यस, देखो
ये हाँ, अच्छा सॉरी, मैंने क्या किया है, ये दो सेम डेट दोनों जगह डालनी है, माफ़ी चाहता हूँ, ये गड़बड़ मुझसे हो गई। यस, दोनों जगह सेम डेट डालनी थी मुझे, 10 जुलाई, क्योंकि आधी रिसिप्ट तो कट के आपके पास रहेगी ना, दोनों जगह सेम डेट डालनी है। यस, तो मैक्सिमम ये 3 महीने के लिए मैक्सिमम वैलिड रहता है। वैसे तो 60 टू 90 डेज तक के लिए वैलिड रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चेक होते हैं वो 60 डेज तक ही वैलिड होते हैं, है ना। चलो, अच्छा, लास्ट डेट निकलने के बाद भी कुछ टाइम रहता है शैलेश? जिस दिन का डेट डाला है उससे 3 महीने तक का डेट होता है अपने पास, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 10 तारीख को ये चेक क्या हो जाएगा? स्टेल चेक हो जाएगा। सॉरी, 9 तारीख को, बीच में 31 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से तो आप देख लेना जो भी डेज रहेंगे। सो अगर ये एक्सपायर हो गया तो उसको एक्सपायर्ड चेक नहीं बोलते, इसको स्टेल चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेल चेक, ठीक है, स्टेल चेक बोलते हैं ना। चलिए, ड्राफ्ट, अब मान लेते हैं कि मुझे ना गारंटी देनी है किसी को कि मैं आपको पैसा पे कर दूंगा। शैलेश, चेक में क्या है कि मैं, पता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि ये वाला चेक मेरा कैंसिल कर दो। मेरे पास ये पूरा राइट रहता है कि मैंने शैलेश को एक चेक दिया और मैं बैंक को पीछे से बोल दे रहा हूँ कि नहीं, इस वाले चेक पे पेमेंट नहीं करनी, तो पता है बैंक उस वाले चेक पे पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता, आप एज अ गारंटी किसी को चेक नहीं देते हो, ठीक है। अगर आप किसी को गारंटी देनी है कि मैं पैसा पक्का दूंगा सच में, तो फिर आपको ड्राफ्ट देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो कि भैया पैसा दिया ही जाएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको तो पैसा देना ही है। ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और चेक। थोड़े से इसमें आपको फॉर्म जो मिलेगा चेक का और डिमांड ड्राफ्ट का, वो लगभग सेम सा ही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक। चलिए, सो एक सेक्शन है 85A बैंकिंग का, उसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। कमर्शियल बैंक आर वेरी यूजफुल फॉर रेमिटेंस ऑफ फंड, गारंटी कि भैया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें, है ना, थ्रू द नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस। पूरी की पूरी कंट्री में सभी बैंकों के ब्रांच हैं। जब भी आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको गारंटी देनी होती है कि मैं पैसा दे दूंगा, तो वो बोलते हैं ना आपसे डिमांड ड्राफ्ट बना के लेकर आओ, तो वो चाहते हैं कि गारंटी कि आप पैसा भर दोगे बाद में, और अगर नहीं हुआ तो वो आपसे वो पैसा लेंगे ही नहीं, मतलब उस डिमांड ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस आपका पैसा जाएगा ही नहीं उनके पास। और उनके पास ये गारंटी भी रहेगी कि अगर आपका काम हो गया तो डिमांड ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस हिसाब से आप उनको गारंटी मिल जाती है और आपके पास एकदम पूरा प्रूफ रहता है कि भैया पैसा मैंने इनको ट्रांसफ़र भी किया है ना, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट एक ही बैंक के दूसरे ब्रांचेस में काम करता है, मतलब सेम बैंक के डिफरेंट ब्रांच में काम करता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बैंक ड्राफ्ट अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें 3 लोग होंगे। पहला, इशूइंग ब्रांच जो उस डिमांड ड्राफ्ट को इशू कर रहा है, पेइंग ब्रांच जिस ब्रांच के लिए वो पैसा दिया जा रहा है, और जो पैसा दे रहा है वो, ये तीनों लोग इंक्लूड होंगे और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो यहाँ पे फंक्शन में आएगा। क्लियर? चलिए, इट मीन्स द परचेजर ऑफ द ड्राफ्ट इज़ नॉट अ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कंपलसरी नहीं है कि आप कस्टमर हो उस बैंक के। कस्टमर होने का मतलब है आपका अकाउंट हो उस बैंक में या ना हो, आप किसी भी बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट क्या है कि आपको परचेज करना है एक ड्राफ्ट, कि मुझे एक भैया 3000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना दो किशन कनौजिया जी के नाम से, और मुझे उनको ये पैसा पे करना है। सिंपल, राइट। तो वो क्या होगा आपका, मान लेते हैं मैं अगर बोल देता हूँ कि कोई देना बैंक है, तो वहाँ पे गए आप और वहाँ से निकलवा लिए,
देना बैंक में गए और 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मेरे नाम से बनवा लिया। 3,000 रुपये आप पे करोगे उनको, और कुछ डिमांड ड्राफ्ट की फ़ीस होती है 100 से लेकर 200 रुपये तक की, ठीक, क्लियर। तो फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे नाम पे वो डिमांड ड्राफ्ट बना दे, किसी के भी नाम पे, XYZ ABCD किसी के भी नाम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट इज इशूइंग बैंक कमिटमेंट इन फेवर ऑफ पेई टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। भैया एक बार अगर अंडरटेकिंग ले ली तो इसके बाद इसको वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बैंक शुड नॉट देयरफॉर कंप्लाई विद स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ परचेजर ऑफ द ड्राफ्ट एज रेडिली एज दैट ऑफ ड्रॉअर ऑफ अ चेक। जैसे चेक में हम क्या कर सकते हैं कि उनको फ़ोन करके बता देते हैं, बैंक में फ़ोन कर सकते हो डायरेक्टली, या ब्रांच विजिट करके भी बोल सकते हो, या ईमेल पे भी लिख सकते हो उनको, ठीक है। जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि चेक कैसे कैंसिल कराएं, तो आप चेक कैंसिल कर दोगे तो आपका पैसा नहीं जाएगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है, इसमें स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन नहीं रहता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, यस यस यस, चेक में भी सेम रहता है, यस यस यस, चेक में रहता है, लेकिन ना डिमांड ड्राफ्ट में नहीं रहता, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट आपने जानबूझकर उसी व्यक्ति के नाम से लिखा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे लाख रुपए के ऊपर है, 2 लाख रुपए के ऊपर है, तो फिर भी कंफर्म करते हैं आपसे, ठीक है। वैसे तो 50,000 रुपये से ऊपर सारी पेमेंट पे वो लोग थोड़ी नज़र रखते हैं, कि क्योंकि आपका गाड़ी कमाई का पैसा है ना भाई, मतलब बहुत मेहनत से आया एक एक पैसा, तो इसलिए बैंक भी इस पर नज़र रखता है, ठीक है। चलिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आपने अभी मैंडेट के बारे में सुना। मान लेते हैं आपको कोई सब्सक्रिप्शन पे करना है, आपने नेटफ्लिक्स ख़रीदा और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ख़रीदा, और आप चाहते हैं कि रिकरिंग पेमेंट होती रहे आपकी नेटफ्लिक्स में, है ना, लगातार पेमेंट होती रहे। तो आप क्या करते हो, बैंक को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे पहले वाले केसेस में, लेकिन अभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की जगह मैंडेट आ गया है। तो मैंडेट ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का काम जो है वो काफ़ी कम कर दिया है। वैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ही यही होता है कि बैंक को पहले से ही बता देना कि कौन कौन सी पेमेंट लगातार बैंक करता रहे आपके अकाउंट से। कोई LIC का प्रीमियम हो गया, ठीक है, कोई मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन हो गया, है ना, क्लियर, कोई फंड ट्रांसफ़र हो गया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कि हर महीने मेरे माता पिताजी को 5-5 हज़ार रुपये भेजते रहना भाई, है ना, उनका घर खर्च चलता रहे, क्लियर, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी है, ठीक। चलिए, कि मिनिमम बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा रहे, इतना तो जाता ही रहे ना उनके अकाउंट में, कि वो सेव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इतना पैसा चला जाए। तो ये पहले स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे, लेकिन अभी नाश मैंडेट में हमने क्या कर रखा है, अकाउंट ट्रांसफ़र भी पहले से मैनेज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ईजिली मैनेज हो जाता है मैंडेट में। इज़ इट वरुण, ऐसे ही होता है। बाकी लोगों को मैंडेट के बारे में पता है, खैर आप लोग बहुत ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट्स यूज़ करोगे तभी जाके ये सारे फीचर्स के बारे में, इंटरनल फीचर्स के बारे में पता चलता है, वरना फीचर्स बहुत सारे होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, यस यस, ये ऑटोमेटिक पेमेंट को ही हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या फिर मैंडेट बोलते हैं। ऑटो डेबिट हो जाता है ना आपके अकाउंट से, जब आप EMI लेते हो तो बोलते हैं ना ऑटो डेबिट का ऑप्शन करवा दो, है ना, आपके अकाउंट से पैसा कट जाए हर महीने, ठीक है। चलिए, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांसेस। बैंक से आप कुछ एडवांस लेते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। किस किस फॉर्म में बैंक से एडवांस पैसा लेते हो, मुझे बताओ भाई। यस, सभी लोग लोन लेते हो आप, अरे नीचे तो लिखा है, यस, लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आपका बिल 6 महीने बाद का, वरुण आपकी तरफ से नॉइस ज़्यादा आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। यस, हाँ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मान लेते हैं आपका बिल 3 महीने बाद का है, आपको तुरंत पैसा चाहिए, बैंक के पास गए, बोलो भैया मेरे को एडवांस में पेमेंट चाहिए, रखो हमारा बिल, और इसके बदले पैसा दे दो। लोन ले लेते हो आप, ओवरड्राफ्ट की सर्विसेज दे देता है बैंक आपको, कि अच्छा कि ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में, थोड़े कम पैसे थे, हम अपनी तरफ से ऐड करके दे देंगे। कुछ बैंक आपको वैसे ही अपना सिर्फ खाता खुलवाते समय ही कुछ लिमिट देते हैं ओवरड्राफ्टिंग की, कि आप इतना ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो हमारी तरफ से भी, उसको लोन मत समझो, वो ओवरड्राफ्ट है, ठीक, लेकिन इसके ऊपर चार्ज लगा देंगे अगर आपने एक लिमिटेड पीरियड के बाद पेमेंट करी तो। कैश क्रेडिट, बैंक से डायरेक्टली कैश उधार ले सकते हो, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले लेते हैं हम लोग,
है ना। चलिए, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। यस, यस, कैश क्रेडिट करंट अकाउंट में मिल जाता है, तुरंत पैसा आ जाएगा। ठीक है, नहीं, कभी ना सेविंग अकाउंट पे भी कुछ बैंक दे देते हैं। बंधन बैंक देता है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ज़्यादा नहीं देता, 5,000 रुपये के आस, यस, 5,000 रुपये के आसपास देता है बंधन बैंक। यस, आप लोग कंफर्म भी करेंगे मुझे। यस, यस, सॉरी, दोबारा से मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ शैलेश, क्या आप रिपीट कर देंगे? शैलेश, क्या आप रिपीट कर देंगे? मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? अमित, ठीक है, ओके। शैलेश, मुझे लग रहा है कि उनका इंटरनेट चला गया या फिर कॉल आ गया होगा अचानक से। ठीक है, हाँ, यस शैलेश, बताइए। इन्होंने, यस यस यस, ये लोन कैटेगरी के अंदर आता है। इन्होंने पता है एक नया मेथड निकाल दिया, इसको भी एडवांसेस के अंदर आप समझ सकते हैं। ठीक है, पे लेटर। ठीक है, यस, वैसे तो क्रेडिट कार्ड का सारा काम इसी के अंदर आएगा। ठीक है, जो भी हम एडवांस ले रहे हैं वो सब बैंक से बेसिकली हम पैसा पहले ले रहे हैं। तो पैसा पहले कैसे लेते हैं? लोन में लेते हैं, बाद में चुकाते हैं ना। ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करवा रहे हैं। ये सारे मेथड्स हैं किसके? एडवांस लेने के। ठीक, लेकिन सुनो, बैंक आपसे कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी की भी बात करता है। एक लिमिट में ही आपको लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देगा। ठीक है, एक लिमिट के साथ, वरना क्या होगा, जो बेचारी जनता का पैसा है वो बिना चारे के सबके पास बट जाएगा और नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, यस, ठीक है, कोई बात, धीरे धीरे यूज़ करने पर और सही से मेंटेन करने पर आपको मिल जाएगा बाकी क्रेडिट में। ठीक है, कोई बात। यस, आगे बात करते हैं भाई, लोन्स। लोन तो हम एडवांसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इन एडवांस को पे करने के बाद ना आप बैंक को क्या करते हो भाई? कुछ अमाउंट ऑफ वो पे करते हो ना, मतलब इंटरेस्ट पे करते हो, इसके ऊपर ब्याज देते हो, ब्याज। इसी ब्याज को वो एज अ प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, कंसीडर करते हैं, वो ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से आती है। पहला लोन के बारे में बात कर लेते हैं। लोन क्या है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है अंडर विच एडवांस ग्रांट किया जाता है बैंक के द्वारा टू द बोरोवर, जिसको पैसा चाहिए, और एक बैंक एक अलग से लोन अकाउंट खुलता है उसका। ठीक है, क्लियर? जो उसका मेन अकाउंट है उसके अलावा एक दूसरा लोन अकाउंट खुल जाता है, क्रिएट कर दिया जाता है। जब तक ये लोन चल रहा होता है तब तक वो अकाउंट चल रहा होता है, जैसे ही लोन क्लोज, अकाउंट भी साथ के साथ क्लोज हो जाता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लोन नंबर मिलता है कई लोगों को, है ना, वही लोन नंबर आपका लोन अकाउंट नंबर होता है बेसिकली। उसी नंबर के थ्रू पूरा अकाउंट मैनेज किया जाता है आपका लोन वाला। यस, ठीक है, चलिए, यस, ठीक है, चलिए। When a loan is granted against security or otherwise, the entire amount of loan is paid to the borrower in lump sum, either in cash or by transferring the amount to his account in the bank. ठीक, चलिए, तो लोन के जो भी चार्जेस रहते हैं वो कम रहते हैं ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के अलावा। ठीक, तो यहाँ पे एक बड़ा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेते हैं, 3 तरीके के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम के लोन वाले को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। 2 साल से लेकर 5 साल के बीच लिए जाने वाले लोन को मिड टर्म लोन, और 5 साल से जितने भी दूर वाले हैं, मतलब 5 साल से बड़े जितने भी लोन हैं, सारे के सारे लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये सारे के सारे लोन भाई अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हम लोग डिफरेंट टर्म्स में लोन लेते हैं। बैंक प्रेफर टू ग्रांट लोन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीज़न। 3 रीज़न की वजह से आपको लोन देता है। पहला, बैंक कैन कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड, जितने रुपए का उसने लोन दिया है उसके ऊपर वो क्या कर सके? इंटरेस्ट ले सके। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल अकाउंटिंग वर्क,
इसमें बहुत ही कम अकाउंटिंग का काम लगता है, इसलिए वो दे देता है। द बैंक कैन रिव्यू द लोन अकाउंट पीरियडिकली, और वो एक समय समय अंतराल के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने पर, हर मंथ वो उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके। ठीक है, सो बैंक प्रेफर टू ग्रांट लोन बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस, ये रीजंस है। ठीक है, चलिए नाउ so from the point of view of borrower, the big advantage of taking loan is that money will always be available over the agreed period and cannot be recalled as a result of restriction। कि आप उससे पहले तो ले नहीं सकते, आप हमसे एक समय पीरियड के लिए आपको मिल जाता है, 3 साल 2 साल, जितने भी पीरियड के लिए आपने आप लोन लिया है तो। लेकिन इसके साथ ऑब्लिगेशन भी रहती है कि हर महीने आप कितना पे करोगे, ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कितना पे करोगे, ये ऑब्लिगेशन आपके साथ रहती है। ठीक है, और इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, मतलब साथ के साथ है। ठीक, नाउ नेक्स्ट एडवांस फ्रॉम द बैंक इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। ओवरड्राफ्ट क्या है? एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है अंडर विच द करंट अकाउंट होल्डर इज परमिटेड बाय द बैंक। वैसे ये ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी मैक्सिमम हमेशा सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर के लिए दी जाती है, क्योंकि वो एक बिजनेस है और बिजनेसेस को कभी कभी कुछ पैसे कम होते हैं लेकिन कुछ ज़रूरी पेमेंट करनी होती है, तो वो तुरंत ही वो मतलब वो जानते हैं कि इसके पास इतना पैसा तो होगा, कुछ पैसे घट रहे हैं तो इसकी ये वाला जो ट्रांसफर है इसको पास कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, इसलिए वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। क्योंकि करंट अकाउंट किस लिए होता है? सभी बिजनेसमैन के लिए या फिर बिजनेसेस के लिए, इज इट, है ना गाइस, यस और नो? ठीक है, तो जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं, करंट बैंक अकाउंट, वो अपने बिजनेसेस के लिए होते हैं या फिर बिजनेस इटसेल्फ ओपन्स इट्स करंट अकाउंट। तो भाई जब एक बिजनेस खुल रहा है उसमें 2 लाख रुपए की पेमेंट होनी है और बीच में 5,000 रुपये कम पड़ गए, तो आपको नहीं लगता कि बैंक भी सोचेगा यार 5,000 रुपये की तो बात है, अपनी तरफ से दे देते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है हमारी, बाद में इनसे ले लेंगे, अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो ना, तो कस्टमर की रेपुटेशन बचाने के लिए, हाँ, सीधा देखो, कभी कभी ना अगर छोटा अमाउंट है तो सीधा पेमेंट कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ज़रूरी पेमेंट है, हाँ मैंने ये कहा, मान लेते हैं कि मेरी हर महीने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट हो रही है, मान लेते हैं मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और हर महीने में एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसको मुझे 1 करोड़ रुपए देना होता है, हर महीने 1 करोड़ रुपए देता हूँ मैं उसको, ठीक है ना। चलो, अब क्या हुआ कि अगले इस वाले महीने में क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपए पूरे नहीं हुए, मेरे पास 85 लाख रुपए थे, ठीक, ये 90 लाख रुपए थे। अब 10 लाख रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा है वरुण, और ये बैंक को पता है कि मैं 1-2 करोड़ में डील नहीं करता, मैं हज़ारों करोड़ रुपए में डील करता हूँ। रिलेटिवली मेरा पैसा छोटा सा है ना, 10 लाख रुपए, वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट है 10 लाख रुपए, लेकिन मेरे बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि मैं हज़ारों करोड़ रुपए में डील करता हूँ हर महीने, तो 1 करोड़ की पेमेंट में अगर 5-10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं तो बैंक पहले मुझसे पूछेगा, सर ये ओवरड्राफ्ट कर दें क्या? 10-20 लाख रुपए के लिए पूछ सकता है वो मुझसे, लेकिन 5-10 हज़ार रुपये के लिए कभी नहीं पूछेगा, सीधा ओवरड्राफ्ट कर देगा और मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज कर लूँगा। सॉरी, यस, और आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसके बेसिस पर, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेटा कैसा है आपका, मैं मिलियंस में डील कर रहा हूँ और मेरे को 10,000 रुपये की जरूरत पड़ गई तो बैंक नहीं देगा बिना पूछे, ठीक है। यस, देखो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 2 तरीके से दी जाती है, या तो आप ज़मानती सिक्योरिटी दो, किसी चीज़ के अगेंस्ट आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हो, या फिर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द बोरोवर, जिसका अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट है तो किसी बिजनेस का ही होगा, तो वो जानते हैं ना यार हमेशा इतना सारा ले रहा है ट्रांसफ़र, तो 5-10 हज़ार रुपये इसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी, दे दो इसे, है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकर, agreement a minimum the banker agreement a minimum interest clause is included in the agreement, कि भैया इतना पैसा तो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने सैंक्शन अमाउंट के बाद ओवरड्राफ्ट किया तो, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ बैंक शुड बी वेरी केयरफुल while granting overdraft facility to the customer, because in case of default the customer to repay the overdraft the bank has to go through long legal formalities, उससे पैसा निकलवाने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी कस्टमर से, इसलिए बैंक को बहुत ही केयरफुल भी होना पड़ता है कि किसको कितनी ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी देनी है और किस तरह से देनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश क्रेडिट। पैसा उधार लेते हैं हम लोग, सर कितना दे दो। कैश क्रेडिट इज़ अ मेन मेथड ऑफ लेंडिंग बाय बैंक इन इंडिया। कैश क्रेडिट इज़ अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, जो उसका पहले से ही खाता धारक है ना, जिसने खाता खुलवा रखा है किसी बैंक में, बस उसी को मिलेगा ही, ठीक है, क्लियर। तो अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलता है आपको,
आप सुनो, ये कैश क्रेडिट कैसे मिलेगा? मुथूट फाइनेंस सुना आप लोगों ने? मुथूट फाइनेंस, मुरुगप्पा गोल्ड लोन, मन्नापुरम गोल्ड लोन, ये लोग सोना लेके पैसा दे रहे हैं आपको, तो ये कैश क्रेडिट है। तो बैंक्स भी करने लग गए। यस यस यस, पहले बैंक ही करते थे वरुण, बहुत पहले से करते हैं बैंक ऐसा। हाँ, बहुत पहले से करते हैं बैंक ऐसा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि यार ये अलग बिजनेस हो सकता है, तो उन्होंने अलग ही शुरू कर दिया अपना, कि उनको लगा कि गोल्ड रिजर्व ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा दिन तक रखेंगे और कस्टमर से खरीद भी लेंगे कम दाम पे। तो बड़ा बिजनेस समझ में आया, तो उन्होंने मुथूट फाइनेंस, मुरुगप्पा, फलाना ढमकाना, ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कंपनीज निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये किसी भी सामान के बदले, कोलेटरल्स के बदले, गारंटी के बदले आपको पैसा देते हैं, और ये लिमिट करता है कि आप कितना पैसा ले सकते हो। साउथ इंडिया बैंक भी देता है आपको इस तरह की फैसिलिटी। यस, बहुत सारे बैंक देते हैं। यस ना, सो इसमें भी जो पैसा होता है वो भी आपको एक सीक्रेट अकाउंट के अंदर दिया जाता है। जब आपको यूज़ करना तो आप उसको पे करते रहोगे। इंडिया के अंदर देखो, आप लोग नोटिस करोगे, इंडिया के अंदर क्या कोई अपना गोल्ड बेचना चाहता है गाइज? हम कभी भी अपना गोल्ड नहीं बेचेंगे, लिटरली बता रहा हूँ। इंडियंस आर लाइक दे सेव द गोल्ड। इंटरेस्ट भले ही ज़्यादा चला जाए, कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन वो गोल्ड क्योंकि माता जी का दिया हुआ है, दादी जी का है ना, घर में महिलाओं का है, अपना कुछ चेन अंगूठी जो भी है, तो भैया वो नहीं जाना चाहिए। इसमें इज्जत उसके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब कि सिर्फ वो गोल्ड है, मेटल है, कोई नहीं, फीलिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसको दें, और उसको ऐसे ना करें कि उसको हम लोग सिर्फ उसको बाद में हम डिज़ोल्व करवा दे रहे, नहीं, उसको बाद में विड्रॉ भी करते हैं, लेके भी आते हैं। चलिए, नाउ इन केस ऑफ कैश क्रेडिट द बोरोवर नीड नॉट विदड्रॉ द होल अमाउंट एट वंस। एक ही बार में सारा पैसा आप नहीं निकाल सकते, इंस्टॉलमेंट में वो पैसा निकाल सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो, और हाँ, उसी अकाउंट में जमा भी कर देगा विद द सरप्लस और इंटरेस्ट के साथ। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अच्छा, एडवांस लेते हो आप इसमें? अभी तक हमने जितनी भी बात करी, तो हम पैसा पहले ही ले रहे हैं बैंक से, यहाँ पे भी पहले ही लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा ना, प्राइस में कैंची लगी हुई है, फोटो देखिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने रुपए का आपका बिल है, मान लेते हैं आपने किसी का कोई काम किया है, फॉर एग्जांपल, दोबारा से हम अपने एलेक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एलेक्स है, एलेक्स ने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, कोई काम किया है ना, एक बिल्डिंग बना ली, कंस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने। ठीक है, किसके नाम से? मिस्टर तनेजा के नाम से। मिस्टर तनेजा ने बिल्डिंग बनवाई और उन्होंने बोला हाँ मैं पैसा दूंगा। एलेक्स के पास एक लंबा चौड़ा बिल है, और ये लीगल बिल है, और ये एकदम ऑथेंटिक बिल है। इस पर कुछ पेमेंट मिस्टर तनेजा करते रहते हैं, लेकिन एलेक्स का पैसा कितना फंसा हुआ है? ये है 50 लाख रुपीज़। मिस्टर तनेजा भी पैसा दे देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पैसा देते हैं। एलेक्स का एक दिन ऐसा हो गया कि भाई ऐसा है कि यार अपना पैसा निकलवा लेते हैं, बहुत ज़रूरी पैसा है, मतलब कहीं और काम आएगा। तो एलेक्स गया बैंक के पास। एलेक्स अब कहाँ चला जाएगा? यहाँ नीचे ले आता हूँ। एलेक्स गया बैंक के पास, बैंक को बोला देखो भाई तनेजा साहब से पैसा लेना है, ऐसे करो ये बिल आप रख लो, आप ले लेना तनेजा साहब से पैसे। अब बैंक क्या करेगा? तनेजा साहब से पैसे लेगा। ठीक है, किसके बिहाफ पे? एलेक्स के बिहाफ पे। पर बैंक ऐसा फ्री में क्यों करे? बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फ्री में तो करेगा नहीं। अच्छा, जितने समय के लिए, मान लेते हैं तनेजा जी ने बोल दिया कि मैं तो अगले 6 महीने में पैसा दूंगा, तो अगले 6 महीने तक का सारा इंटरेस्ट इस 50 लाख रुपए पे लग जाएगा। जो भी इंटरेस्ट होगा वो उस 50 लाख में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान लेते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगा भाई, मैं तो पैसा दूंगा 6 महीने में, और इन्होंने सालाना इंटरेस्ट लगाया 14% का, 15% का मान लेते हैं। ठीक है, 15% ऑफ 15 लाख है ना, 15% ऑफ 15 लाख इज़ 2250 रुपीज़, 2000 नहीं, अच्छा 15% नहीं है, ठीक है, 2250 रुपये। ठीक है, चलिए ना, 2250 रुपये। अब ये क्या कर रहे हैं? 15% ले रहे हैं, अभी 6 महीने के लिए, तो 13,000 रुपये इसमें से काट लिए जाएंगे। कितने रुपए काट लिए जाएंगे इस पूरे 50 लाख में से? 13। लेकिन ऐसे थोड़ी है, हो सकता है तनेजा जी पैसे पूरे ना दें, डिफ़ॉल्ट कर जाएं। इस केस में भी इंसॉल्वेंसी का भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर, इंसॉल्वेंसी का भी कुछ रेट चार्ज करते हैं। हो सकता है 10% पैसा इसमें से काट ले कि भैया आपको 5 लाख रुपए नहीं दूंगा मैं इसमें से, 5 लाख प्लस 13,000, 5 लाख की क्या है इंसॉल्वेंसी हो सकती है, ये पैसा ना दे बाद में मुकर जाए तो 5 लाख की इंसॉल्वेंसी, 10-20 हज़ार रुपये का इनका इंटरेस्ट, और उसके बाद जो पैसा काट के आएगा वो इनको मिल जाएगा। किसको? मिस्टर एलेक्स को। तो 6 महीने बाद जो पैसा मिलने वाला था वो अभी मिल गया, कुछ पैसे कम हो के तो ज़्यादा अच्छा है ना, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो, वरना तो पैसा मिलेगा ही।
क्या बोलते हो? ठीक है, चलो, तो ये क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हाँ, इस केस में भी कर सकते हो और बिल लीगल होने चाहिए आपके। लेकिन वरुण, वो भी चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं, उनका एजेंट चेक करता है हमारे बेसिस पे, यस, कि वो पे कर रहा है। जितने कम चांसेस होंगे ना वो उसके पे करने के, उतना ज़्यादा पैसा कटेगा आपका। और कभी कभी रिफ्यूज़ भी कर देते हैं कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, डिस्काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, कि उसने पुराने रिकॉर्ड में कितना पैसा कब कब दिया है आपको। ठीक है, अगर वो लगातार पैसे, हाँ, रिसेंट भी कैसा दे रहा है, यस 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 यस। सो क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है गाइज? इंटरेस्टिंग है टॉपिक। सुबह तो मैं थोड़ा सा ना लेट ही हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आ जाए। नाउ पेबल आफ्टर 3 शैलेश, मैं देखो, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाऊँगा नेटवर्क के लिए, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाऊँगा, ये हमारे समय की मांग है। ठीक है, अगर आप 3 महीने पहले मुझसे बोल रहे होते ये बात तो मैं ज़रूर रिपीट कर देता, लेकिन अभी बहुत सारा रिपीट करना इज़ इट नॉट पॉसिबल, राइट शैलेश? लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि आप ना सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद मुझसे पर्सनली कॉल मैसेज पे पूछ सकते हो शैलेश, दिस यू कैन डू, है ना? क्लास का टाइम थोड़ा सा बचाएंगे और पर्सनली पूछ सकते हो आप मुझसे सवाल। टॉपिक प्रिपेयर कर लो और उसके बाद पढ़ने के बाद जो समझ में नहीं आया निशान लगा के सीधा मुझसे पूछ लो। इसमें क्या होगा, क्लास का टाइम बचेगा, राइट? चलिए, ये बेहतर है ना विद्यार्थियों? सर आप हमसे ही पूछ रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं एक बिल है 5,000 रुपये का, यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, और 3 महीने के लिए उसको डिस्काउंट करना है, पहले ही पे करना है 3 महीने के पहले बैंक को। पैसा तो बैंक को 3 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन वो 3 महीने पहले, तो बैंक क्या करेगा, 6% उसके ऊपर क्या लगा रहा है, इंटरेस्ट। तो इसमें से कितना रुपये बचेगा, सिर्फ 4,925 रुपये, 75 रुपये कट जाएंगे। तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला तुरंत मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें ज़रूरी चाहिए होता है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ठीक, चलिए। नहीं, एज पर अमाउंट और एज पर द लाइक पेमेंट, कि वो सच में पेमेंट करेगा, और एज पर ऑफ एलिजिबिलिटी डिपेंड करता है ये। ठीक है, नहीं, इंटरेस्ट तो कंफर्म होगा, लेकिन जो इंसॉल्वेंसी रहेगी ना कि वो पैसा नहीं देगा, उस बुक्स का कितना पैसा कटेगा वरुण? नहीं समझ रहे हो? कभी कभी डर रहता है ना कि पैसा नहीं पे करेगा तो। यस यस यस, तो वो इंटरेस्ट नहीं है, उसके अलावा है, इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा आपका। हाँ, इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा, 15%, 20% सालाना, यस, हाँ, ये फिक्स रहेगा, बिल्कुल। टाइम के हिसाब से उनका स्लॉट होता है कि इतना डिस्काउंट करते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी फिक्स नहीं रहती। इंसॉल्वेंसी को अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रियल सिनेरियोज में। यस यस यस, और उसका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है, वापस आते हैं, सुनो, मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। मान लेते हैं वाइल लेंडिंग द मनी, बैंक को कुछ सामान उस पे रखना, अपने पास रखना पड़ता है, लिक्विडिटी, सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बैंक को, कि यार मेरा पैसा सेफ रहेगा जिसको मैंने दिया है, मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, और कितना रिस्क है इसको पैसा देने में। जब ये सारी चीज़ें बैंक इवेल्युएट करता है, उसके बाद ही आपको क्या करता है, कोई भी पैसा उधार देगा। तो इस केस में 3 अलग अलग मेथड हैं चार्ज क्रिएट करने के। कौन कौन से हैं? प्लेज, हाइपोथिकेशन और मोर्टगेज, है ना? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे मूवी एक्टर बोलते हैं मेरा हाउस मोर्टगेज पे था, गिरवी रखना बेसिकली, है ना? क्लियर? आई हैव प्लेस्ड दिस आइटम टू द बैंक। या हाइपोथिकेशन पे आपने नहीं सुना होगा, हाइपोथिकेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि अभी एक एक करके सब बताऊंगा। तो प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज, ठीक। तो कभी कभी क्या है कि गारंटी लेता है बैंक कि आप मुझे पैसा कैसे पे करोगे, इसका विश्वास दिलाओ तभी तो पैसा दूँ। शैलेश, सौम्या, सौम्या, अगर आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा तो किसी को पैसे दे दोगे, है ना? सौम्या रॉय, ऐसा दे दोगे क्या पैसा बिना बिना गारंटी के? नहीं देंगे ना? यस, द्विवेदी से भी पूछा मैंने, रॉय से भी पूछा, ठीक है, यस। सो नहीं देंगे ना बिना गारंटी के। तो हमें क्या करना होता है, अलग अलग गारंटीज लेनी होती है कि यार किस तरह से पैसा मेरा वापस आएगा। हमारा खुद हालत ख़राब रहता है तो बैंक का भी तो रहेगा ना। तो बैंक 3 तरीके से ये गारंटी लेती है, प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। प्लेज के अंदर अंडर सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लेज को डिफाइन करता है कि एक बेलमेंट होता है गुड्स का, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज पर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मान लेते हैं एग्जांपल है यहाँ पे कि मिस रजनी अपनी कार देती हैं मिस्टर कांत को, उनके जो दोस्त हैं,
सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन देम कि सर मैं ये आपको कार दे रही हूँ, इसके बदले आप ये उसको चलाओ और इसके बदले कुछ पैसे वगैरह देते हैं, ठीक है। सो जो भी है, तो जो रजनी है वो बेलर है, अपनी कार दे रही है ना, चाबी देखो, चाबी दे रही है कार इनको कि ये चला रहे हैं, पकड़ो जी मिस्टर कांत को। तो जो सामान दे रहा है वो बेलर है, जिसके पास सामान जा रहा है वो बेली है। शायद हमने बेलर बेली की हमने पहले भी बैंक रिलेशनशिप के बारे में बात किया था, है ना, ठीक है। अगर 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 जो बेली है, बेली इस केस में क्या होता है, बैंक होता है। यहाँ पे मिस्टर कांत है, हमारे केस में क्या होगा, बैंक, जो पैसा दे रहा है उधार। और ये कौन है, बोरोवर, ठीक है, जिसको पैसा चाहिए, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि मिस्टर कांत ने मिस रजनी को पैसा दिया है, तो मिस्टर कांत को क्या भरोसा है कि ये पैसे चुकाएंगी, तो उन्होंने बोला मेरी कार रख लो, ये कार तब तक मत लौटाना जब आपके पैसे ना लौटा दूँ, और अगर मैं पैसा ना लौटाऊँ तो कार को बेच देना, सिंपल है, यस, है ना भाई, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ना यार, है ना, वरना क्या करूँगा मैं, यस। वरुण मुझे आपसे पैसा लेना है, उधार दे दो कुछ पैसा, एक 10 लाख रुपए दे दो वरुण, ऐसे दे दोगे मुझे 10 लाख रुपए, नहीं ना, कितने भी अच्छे रिलेशन हो 10 लाख होते हैं भाई, है ना, 10 लाख रुपए, और मैं बाद में चीट कर दूँ तो मैं किसी को 1000 रुपये भी नहीं देता बिना भरोसे के, ठीक है, यस। खैर वापस आते टॉपिक पे, हमने टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समय हमारे पास कम। तो देखो, हाँ, बेलर नहीं एक्सचेंज नहीं हो रखा, बेलर जो सामान दे और बेली जो सामान ले, है ना, बेली सुनने में लग रहा होगा कि जो सामान दे रहा है, बेलर जो सामान ले रहा है, नहीं, बेलर है जो सामान देगा, जिसको गारंटी दी है उसने। रजनी किसको गारंटी कर रही है कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी, कांत को। यार मुझे लग रहा है एग्जाम्पल ही गड़बड़ हो गया तुम लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा समझो यार, सुनो इधर आओ, ये खाली जगह देख रहे हो, यहाँ सुनो पहले एग्जाम्पल सुन लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सौम्या आपका माइक ऑन है, सौम्या द्विवेदी। मान लेते हैं पर्सन 1 है, इसको कुछ पैसा क्या करना है, उधार लेना है, बोरो करना है, ठीक है, क्लियर। पर्सन 2 से तो ये क्या करेगा, पैसा उधार दे देगा, मान लेते 10,000 रुपये इसको लेने हैं, तो इसने पैसा दे दिया, लेकिन ऐसे पैसा नहीं देगा, ये इसे कुछ गारंटी भी लेगा, ठीक। तो पर्सन 1 क्या कर रहा है, अपना एक मोतियों का हार दे रहा है पर्सन 2 को, ठीक है, गोल्ड दे रहा है कुछ, कि इसको तब तक मत देना जब तक मैं आपके पैसे ना चुका दूँ, और ये इसको संभाल के रखेगा, इसको यूज़ नहीं करेगा, बेली यूज़ नहीं करेगा प्रोडक्ट को, वो सिर्फ उसे एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखे रहेगा। अगर बेलर यानी कि जिसने ये सामान दिया है और जिसको इसने पैसा दिया था, अगर ये मुकर गया कि मैं पैसे नहीं दूंगा 10,000 रुपये, तो ये क्या करेगा, इस सामान को सेल कर देगा किसी और को, टू रिकवर हिज मनी, एक नोटिस देने के बाद कि मैं नोटिस दे रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो नहीं तो मैं बेच दूंगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरे पैसे से ऊपर कितना भी पैसा मिलेगा वो सब आपको दे दूंगा, लेकिन मैं अपना पैसा निकाल लूँगा इसमें से बस, ठीक है, समझ में आ रही है बात, अभी क्लियर है। कुछ भी हो, मुझे माल ये तो क्या है कि भाई गारंटी दे रहे हो ना, चाहे वो 2 रुपये की बात हो, कोई भरोसा नहीं करा तो 2 रुपये की गारंटी देनी पड़ेगी उसको, है ना, ठीक है, यस। कितना भी अमाउंट हो, कभी कभी हमें गारंटी लेनी पड़ती है, और कुछ छोटे छोटे अमाउंट में गारंटी नहीं लेते, जैसे 5,000 रुपये हो गया, 2,000 रुपये हो गया, क्लियर, ओके। नाउ आगे बात करते हैं। I was saying something that you can take example thought through students instead. ओके ठीक है, तो वे स्टूडेंट्स के साथ ही एग्जांपल ले सकते थे कि चलो मैं आपको कुछ पैसे उधार दे रहा हूँ, आप मुझे क्या दोगे इसके बदले, क्या गारंटी कि मुझे पैसे वापस करोगे, कुछ गिरवी रखो, ठीक। चलो नेक्स्ट है, तो ये प्लेज हो जाता है, ठीक है। आगे हाइपोथिकेशन, कभी कभी ना हम सामान अपने साथ लेके नहीं जा सकते। मान लेते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। दोबारा सुनना ध्यान, सेम केस, टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसा चाहिए, कितने रुपए चाहिए इसको, 1 लाख रुपए। सबको समझ आ रहा है, टैक्सी ड्राइवर को 1 लाख रुपए चाहिए, इसने बैंक को क्या किया, अपने जो गाड़ी के कागज हैं, पेपर्स, उस पर साइन कर दिया,
कि मैं आपको ये कार दे दूंगा, अगर मैं ये पैसे नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा बेसिकली कार के लिए। जो ये कार चला रहा है, जो ये टैक्सी चला रहा है, उस टैक्सी को दे देगा। लेकिन क्या ये टैक्सी दे सकता है बैंक को? यस। अगर टैक्सी दे देगा तो चलाएगा क्या? फिर पैसे चुकाएगा कैसे? तो ये क्या करेगा, ये सॉरी मैंने एरो में गड़बड़ लिख दी, आप ऐसा समझो, एरो गड़बड़ बन गया भाई, ठीक है। यस, अभी ठीक है। और बैंक क्या करेगा, इसको कैश देगा। ये पेपर साइन कर देगा ना बैंक के बिहाफ पे कि मैं आपको ये गाड़ी देने के का वचन दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हाइपोथिकेशन हो गया कि ये मैं पोजेस करता हूँ, मालिकाना हक किसके पास है? बैंक के पास, लेकिन गाड़ी चला रहा है ना वो। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा देखा है कि किसी जो हम लोग कोई कार वगैरह कुछ खरीदते हैं, कुछ बसेस आपने देखा होगा, उस पर बस के पीछे लिखा रहता है फाइनेंस्ड बाय दिस बैंक। नोटिस किया आप लोगों ने? यस यस। ऑटो के फाइनेंस्ड बाय बजाज फाइनेंस, फाइनेंस्ड बाय इंडियन बैंक, फाइनेंस्ड बाय SBI, फाइनेंस्ड बाय PNB, ऐसे लिखा देखा है गाड़ी के पीछे कहीं पे कभी भी? तो वो कार जो लोग खरीदते हैं ना, वो उस कंपनी से को हाइपोथिकेशन दे रहे हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा, ये मालिकाना हक आपका ही है सर, जब मैं पैसा पूरा कर दूं तो मैं मालिकाना हक मेरा हो जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, ठीक है, लिखा रहेगा, उस बैंक का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। यस, हाँ। अच्छा, क्या जब आपने लोन ले रखा है, बैंक को बोल रखा है कि मैं आपको कार दे दूंगा, इस दौरान ये अपनी टैक्सी बेच सकता है? उसको बैंक से NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो, ठीक है, तभी वो बेच पाएगा। सिंपल। चलिए, तो ये क्या है, हाइपोथिकेशन है। आई होप कि आपको हाइपोथिकेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट? यस यस यस, ये सारी सिक्योरिटी से तो यार मैं तब से क्या बता रहा हूँ, क्रिएटिंग चार्ज, मतलब अपना ऐसे चार्ज कैसे, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करेगा बैंक कि मुझे पैसा वापस दे भाई, जो पैसा मैंने दिया है। फिर आता है मोर्टगेज, बहुत बुरी स्थिति में हमें मोर्टगेज पे रखना पड़ता है अपना घर, यानी कि गिरवी। ये सब तो सुना है मैंने, मकान गिरवी रखकर ये पैसा लिया है ना। चलो ठीक है, वैसे हाइपोथिकेशन में भी गिरवी रखा है, लेकिन यहाँ पे मोर्टगेज का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको कहीं मूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं मोर्टगेज, ठीक है, क्लियर। इससे जो पैसा निकल कर आता है उसको मोर्टगेज मनी कहते हैं, क्लियर। जो सामान देता है उसको मोर्टगेजर कहते हैं, और जो सामान लेता है बैंक उसको मोर्टगेजी कहते हैं, और ये इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 75% ही अमाउंट मिलता है मोस्ट केसेस में। शिविका, गोल्ड के केस में आपको 92-95% तक, 95% बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 90% तक गोल्ड के केसेस में मिल जाता है, ठीक है। सॉल्वेंसी कितनी रहेगी उसकी, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है शिविका, क्योंकि कोई भी सामान लेके जाते हो क्या सेम वैल्यू की बिक जाएगी? तो जिस वैल्यू पे वो बिकेगी, जिसकी मार्केट वैल्यू उस समय होगी, उससे भी 5-10% कम करके आपको पैसा मिलता है, ठीक। चलिए ना, क्लास के बाद डिस्कस करें इस टॉपिक के बाद, है ना। यस यस, 5-10 मिनट की बात और है, थोड़ा सा धैर्य रखें, चैप्टर टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं रुके रहेंगे, जिन लोगों के सवाल हैं। मोर्टगेज, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन है ना, कोई बिल्डिंग सिक्योरिटी के लिए दी जाए कर्जे लेने पर, तो उसको बोलते हैं मोर्टगेज, ठीक है। सो मोर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एन एडवांस ऑफ मनी, ठीक है। इसको मोर्टगेज डीड बनाने के बाद मोर्टगेज डीड में लिखते हैं कि मैं अपना क्या सामान किसको दे रहा हूँ, कितने समय के लिए कितना पैसा ले रहा हूँ, और इस पर क्या इंटरेस्ट पे करूँगा, और मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा, यानी कि मेरे जो मोर्टगेजर है, जो भी मैंने स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है, उसका क्या किया जाएगा अगर मैं पैसा नहीं पे कर पाया तो। ये सारी की सारी कंडीशंस मोर्टगेज डीड के अंदर मेंशन करनी होती है, ठीक है, क्लियर। चलो, हाँ, और पता है मोर्टगेजर के पास पूरा राइट रहता है, अगर आप मोर्टगेजी के पास पूरा का पूरा राइट रहता है अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो, कि वो आपका जो मोर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दे,
और अपना पैसा रिकवर कर ले उससे. यस यस, मोर्टगेज ही बैंक होगा. हियर इट इज़ मेंशन्ड एज वेल, राइट. नाउ चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मोर्टगेज होंगे, सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. बस सिंपल मोर्टगेज, अनसेक्योर्ड मोर्टगेज. कोई प्रोनाउंस कर देगा मेरे लिए ये वर्ड? कभी कभी मैं प्रोनाउंस, मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं. यस, हाँ. अनसफेक्चरी मोर्टगेज. इंग्लिश मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल. ठीक है. इक्विटेबल मोर्टगेज और मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और एनॉमलस मोर्टगेज. तो ये डिफरेंट टाइप के मोर्टगेज हैं. हाँ, किसमें? अनमोलस. अच्छा, एस की जगह नहीं, यू नहीं है उसमें. सफेक्चरी मोर्टगेज, राइट. ओके यार, ये इतने थोड़ा आसान वर्ड ले आते ना. यस, सफेक्चरी मोर्टगेज, सफरक्चरी, बस. ठीक है. यस, आगे चलते हैं. नाउ बैंक दूसरी सर्विसेज आपको क्या देता है भाई? देखो, सी आई एक्सेप्ट. कुछ शब्दों में प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं है, तो आई एम इम्प्रूविंग और वी आर लर्निंग दिस थिंग्स. और मैं मानता हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन आप सब लोगों से बेहतर होना चाहिए, बट आई एक्सेप्ट कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है. ठीक है, चलिए. नाउ देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ मोर्टगेज. इसके बारे में बात कर लिया. बात करते हैं कि बैंक कौन कौन सी दूसरी सर्विसेज देता है. बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है. ठीक है. कस्टमर के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लेता है दूसरी जगह से. हाँ, ठीक है. यस, चेक से, क्रेडिट से या बैंक ट्रांसफ़र वगैरह से आपके. लीजिंग. ठीक है. अ लीज इज़ यूज ऑफ एन असेट, कि जब आपने लीज़ करा हो किसी भी प्रोडक्ट को. ठीक है. बैंक से आप कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो. ठीक है, क्लियर. तो उसके लिए पैसा मिल जाता है आपको. कोई भी लीज़ ले रहे हो तो लीज़ का मतलब है उधार लंबे समय के लिए ले रहे हो कोई भी सामान. टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है बैंक. ठीक है, कि टैक्स कैसे आप अपना पे करोगे, कैसे बचा सकते हो, कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ों की कंसल्टेंसी भी बैंक सर्विसेज देता है. मर्चेंट बैंकिंग सर्विस. अगर आप एक व्यापारी हो और आपके ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी बैंक आपको एक सेपरेट मर्चेंट अकाउंट दे सकता है. ऐसी सर्विसेज भी वो देता है, जिसके अंदर POS अकाउंट यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देता है. ठीक, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए. ना इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड. बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देता है ना, राइट. सो बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे मेंशन कराता है और देता है, जिससे आप बाकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर पाते हो. ठीक है, क्लियर. चलिए. ना ATM वगैरह की सर्विसेज, एनी टाइम मनी. मतलब वैसे तो ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन होता है, पर आप एनी टाइम मनी कह सकते हो. ठीक है. ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन नहीं होता, ये ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन होती है, जो पैसा टेलर करती है, यानी कि निकालती है आपके खाते से आपके कार्ड के बिहाफ पे. ठीक है. चलिए. नाउ उसके बाद आपको स्पेसिफाई भी कर पाता है, वो चेक भी कर पाता है कि जो चेक आपने दिया है वो आपके नाम का है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन यानी कि MICR को यूज़ करके आपके चेक के ऊपर. सो गाइज, दैट्स ऑल द सर्विसेज दैट बैंक प्रोवाइड्स टू यू एडिशनली. ठीक है. एंड दिस इज़ द होल चैप्टर.